एसएससी पर व्यापक प्रोटेस्ट हुआ था। कई हजार बच्चे इकट्ठे हुए थे। लाखों बच्चा होता, सरकार की नींव हिल जाती। छात्रों का मुद्दा परे हट गया, टीचरों का एक बिग बॉस हो गया। आंदोलन फेल हो गया, आंदोलन को विनाश कर दिया। आंदोलन का आंदोलन वर्ड का मतलब पता है कितना पवित्र शब्द है। पुलिस की हिम्मत कैसे होगी लाठी चार्ज करने की। आगे की आपकी कुछ रणनीति है क्या? आप किस तरीके से आगे बच्चों के लिए कर जाएंगे? इतना भरोसा टूटा है, इतना बिल्कुल अंदर से इतना बुरा फील हो रहा है कि मतलब क्या ये उस दिन नहीं रुक सकते थे? क्या ये 25 तारीख वाले को कामयाब नहीं बना सकते थे? दिल्ली सरकार हिला देते हम लोग अगर एक बच्चे को कुछ ऐसा भगवान न करे अनहोनी हो जाती। भी किया है एसएससी ने इस बार कि कोई बच्चा कानपुर का है तो उसको अंडमान निकोबार भेज दिया। अयोग्य कंपनी, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पेपर कराने का। उसको अगर अंडमान निकोबार उसको पता चले लाहौर सेंटर है तो वहां भेज देगी। ये जो 1 डे एग्ज़ाम क्या होता है, इसके अलावा मल्टी डे 2 डे एग्ज़ाम होते हैं। जो ग्रुप बी, सी और डी कैटेगरी के हैं 90% एग्जाम 1 डे के होते हैं। 1 डे का मतलब है एक दिन 1 या 2 पेपर होते हैं, 1 या 2 शिफ्ट में और खत्म। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किसी कोचिंग से कर लेने के बाद या फिर बिना सेल्फ मेहनत करने के बाद किस में सक्सेस रेट ज़्यादा है? गाइडेंस से होता है, थोड़ा आसान लगने लगता है। फिर उसके बाद तो सेल्फ स्टडी है, गुरु के साथ रह के रिजल्ट में जल्दी और अच्छी आशा है। दूसरे वाले में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वहाँ भी परिणाम वहाँ भी आ सकता है। आजकल बहुत सारी कोचिंगों के द्वारा 100% सफलता रेट की गारंटी दी जा रही है। आज पूंजीवाद का जोर है, बाजारीकरण का जोर है, शिक्षा हो या कोई क्षेत्र, तो उसी के चक्कर में सब बस आपको अपना किसी भी तरह से उसके 2 फायदे बताकर एक्स्ट्रा अपनी चीज़ें बेचनी है। आप जब वाईफाई स्टडी छोड़ के आए थे तो आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आप रो रहे थे और फिर उसके बाद आपने एग्जाम पर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है ये पहले प्यार जैसा, एक बार कर लिया ना वो प्यार दोबारा कर ही नहीं सकता। जी सर, बिल्कुल। ऐसे ही सर, जहाँ मैंने पहली बार काम किया तो मुझे उससे प्यार था। प्यार, मैं इतनी मेहनत आज आपको बताऊँ मैं इस एग्जाम्पल के लिए नहीं कर पाया और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। एग्जाम्पल का ख्याल कैसे आया, स्टेब्लिश कैसे हुई एग्जाम्पल? ये कानपुर से आया। कानपुर एक जैसे जगह है। जी सर। तो पुर का मतलब होता है हिंदी में स्थान जी, और एग्जाम से संबंधित कुछ था जी, तो ऐसे ही डिस्कशन में एग्जाम को निकल आया। कुछ टीचर भी आप पे आरोप लगाते हैं आज भी एग्जाम छोड़ने के 2-3 साल बाद भी कि सर ने अभी हमारी सैलरी नहीं। झूठ बोलते हैं सर, एक बार बोलो आओ एक बार चेक तो करें। वो इकलौता ऐसा मार्केट का इंसान हूँ मैं, किसी का 1 रुपया भी बसा हुआ ना चेक दे देता हूँ एडवांस में। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास शो। परीक्षाएं बच्चों को हमेशा डराती रही हैं, आप भी डरे होंगे, कुछ हम भी डरे हैं, लेकिन सर आपने तो एग्ज़ामपुर ही बसा दिया। आज के हमारे शो के खास मेहमान हैं इसी एग्ज़ामपुर के आर्किटेक्ट विवेक कुमार जी। तो सर हम बात करेंगे उन प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन प्रतियोगी संस्थाओं की और जो भरोसे का संकट पैदा हुआ है उस भरोसे के संकट के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग चल रहा है दरोगा भर्ती रद्द करो। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। तो इसमें जो भी आप दरोगा भर्ती रद्द करने वाली जो भी बात बोली वो राजस्थान एसआई की एक भर्ती है, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती हुई थी 2021 में। उसका पेपर लीक हुआ था, बड़े पैमाने पर उसमें धांधली हुई थी। 50 से ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग दरोगाओं को जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो अब हाई कोर्ट ने उसी सब सबूतों के आधार पर, उसी सब एविडेंस के आधार पर इस भर्ती को रद्द किया है। हाल ही में 24 अगस्त 2025 को एक एसएससी पर व्यापक प्रोटेस्ट हुआ था। कई हजार बच्चे इकट्ठे हुए थे और उन जो उस प्रोटेस्ट को लीड किया था उसमें आप भी मुख्य चेहरा रहे थे। तो हमको सर ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, ये एसएससी का इशू क्या था और एसएससी के साथ कुछ सरकार के साथ कुछ आपकी बात बनी क्या? सर देखिए, ये जो मुद्दा था 24 और 25 अगस्त को जो ये आंदोलन हुआ है दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये मुख्य जो परीक्षा प्रणाली है एसएससी और रेलवे की उसमें सुधार को लेकर था। परंतु जो मुख्य केंद्रित था तो एसएससी पे केंद्रित था कि अभी जो एसएससी की 2025 में परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे सबसे पहले फेज 13 की हुई, उसके बाद में स्टेनो की हुई, अब सीजीएल की होनी थी जिसको पोस्टपोन करके सितंबर के लिए कर दिया गया है। इस बार जो परीक्षा प्रणाली अपनाई गई, जो जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया परीक्षा कराने का, वो कंपनियां विवादित कंपनियां हैं। विवादित कैसे कि उन पर पहले वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं 3 से 4 बार। वो अलग अलग महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इवन केंद्र सरकार का एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग करके प्रशिक्षण महानिदेशालय नाम का एक कार्यालय है, उसने भी उस कंपनी को अयोग्य घोषित किया है साल 2020 में कि जो एडिक्विटी कंपनी है ये पेपर कराने के अयोग्य है। तो इसी बात को लेकर
फिर जब इसने पेपर कराए तो फेज 13 में बहुत सारी समस्या आई, फिर स्टेनो में बहुत सारी समस्या आई। तो इसको लेकर छात्र ये चाहते थे कि हमारा जो भविष्य है, हम जो इतनी मेहनत ईमानदारी से करते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई आँच ना आए, तो हमें पहले कंपनी हटाई जाए, परीक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए, जिसको लेकर एसएससी कोई कदम नहीं उठा रही थी। फिर इसका जो पहला चरण था आंदोलन का, वो 31 जुलाई को डीओपीटी मंत्रालय के ऑफिस के बाहर सभी शिक्षकों की तरफ से आयोजित किया गया। उसमें बहुत राष्ट्रीय मुद्दा बना, बहुत अखबारों में, और इवन सरकार के जो एक प्रकार से प्रेमी लोग थे, जो उन्होंने भी कहा सरकार को कि भाई देखिए ये मुद्दा जेन्युइन है, स्टूडेंट से जुड़ा है, लाखों गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, लाखों करोड़ों इनके जीवन से जुड़ा है, इसमें सुधार कीजिए, बात बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। फिर जब सरकार को समय मिला, नहीं माना, एसएससी के चेयरमैन अड़ गया एकदम बिल्कुल कि नहीं, तो फिर हमने सबने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना 24 और 25 अगस्त को रामलीला मैदान में। तो फिर 24 अगस्त में रामलीला मैदान में हुआ, जिसमें बहुत अच्छे पिछले 8-10 साल का जिनसे भी बात हो रही है, सीनियर लोग हैं सबसे, तो सब यही कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ था। जितना बच्चा उसमें आया था अभी तक इतना कभी भी किसी आंदोलन में बच्चा नहीं आया। लेकिन वो कुछ आपसी तलखियों के कारण, या आप ऐसा कह लीजिए कि परिस्थितिवश निर्णय लेने के कारण, या सही निर्णय ना लेने के कारण, वो लास्ट में उस समय लाठीचार्ज कर दिया गया पुलिस के द्वारा, और वो जो प्रोटेस्ट थी, मूवमेंट था, वो तितर बितर हो गया। फिर टीचरों में आपस में एक दूसरे के विचारों से सहमत ना होकर फिर वो एक दूसरे के तरीके पर वो जो वीडियो बनने लगी, उससे आंदोलन दूसरी दिशा में चला गया। अब सरकार और एसएससी कह रही है कि भाई ये तो शिक्षक अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस मॉडल को बचाने के लिए कर रहे हैं, और वो एडिक्विटी कंपनी जो बैन कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको वो एकदम परे हट गया, छात्रों का मुद्दा परे हट गया, और अब ये टीचरों का एक बिग बॉस, छोटा सा बिग बॉस हो गया भैया, बिना मतलब की लड़ाई, बिना मतलब की बात, आंदोलन फेल हो गया, आंदोलन को विनाश कर दिया आंदोलन का, ऐसे जैसे कहते हैं ना सत्यानाश, ऐसा हो गया। आपने बिग बॉस का नाम लिया तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं न कहीं ये आंदोलन टीचरों की राजनीति के कारण भेंट चढ़ गया सर। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, अरे अब असहमति है, ठीक है, आंदोलन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आंदोलन वर्ड का मतलब पता है कितना पवित्र शब्द है। अरे आप में 100 कमी है, दूसरे में कमी किस में नहीं, सब में 100 कमी। कौन फीस नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो बिना स्वार्थ के काम करता है? मैं कह रहा हूँ कोई कह दे कि मैं जी स्वार्थ नहीं था, मैं 100 एग्जाम्पल बता दूं कि कैसे स्वार्थ नहीं था, तो आप ठीक है, सबका स्वार्थ है, तो आप आंदोलन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पीछे हो जाओ, आप ज्यादा अच्छे, आप पीछे हो जाओ। जी सर, उसको पीछे कर दो, बच्चों को आगे कर दो। मेरा एक ही, अगर सेकंड दिन हम लोग 25 अगस्त को संडे को रुकते, मंडे को, तो ये कम से कम 1 लाख बच्चा, तो बहुत बच्चा रास्ते में था, किसी को यकीन ही नहीं था पहले दिन इतना बच्चा आ जाएगा। तो सबने देखा कि अरे सारे टीचर, तो हौसला आया उनमें, घरों से निकले, लाखों बच्चा होता, सरकार की नींव हिल जाती। छात्र आंदोलन ऐसा जेपी की मूवमेंट के बाद में हुआ ही नहीं होगा जैसा ये होना था। लेकिन इसको केवल नाक का सवाल बनाकर, लीडरशिप का सवाल बनाकर उसको कतई सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश जिसे कहते हैं। बहुत मतलब गलत हुआ एकदम। तो कहीं ना कहीं सर आप भी एक बड़ा चेहरा हैं, आप भी एग्जामपुर के संस्थापक हैं, आप मतलब उन मुख्य टीचरों की श्रेणी में आते हैं जो हमारे देश के बहुत सारे बच्चों की पॉपुलेशन को लीड करते हैं, लाइक उनको टीचिंग करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो सर आगे की आपकी कुछ रणनीति है क्या? आप किस तरीके से आगे बच्चों के लिए कर जाएंगे? क्योंकि हमारे लिए, हम और आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे हैं, क्योंकि कई लाख बच्चों का सवाल है। मैंने हर वीडियो में सर और हर उसमें यही बताया कि देखिए हम सब, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ इनका भविष्य है, इनका रिजल्ट आएगा ईमानदारी से तो हम भी जिंदा रहेंगे, हम रिजल्ट शो कर पाएंगे। चोर हमारे यहाँ थोड़ी ना आएगा कह के कि मैंने रिजल्ट लिया है। जो बैन कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो तो पेपर लीक कराएगी नहीं, कैसे नहीं कराएगी? कौन कह सकता है कि वो पेपर लीक नहीं कराएगी? ये तो सारी धांधली है, छोटे छोटे सेंटर क्यों हो रहे हैं? लेकिन अब क्या कि सर अकेला आदमी उठाए कदम, लेकिन सामूहिक है ये सब कुछ। इस मगर ये सब सामूहिक रूप से जिस तरह से इस बार इकट्ठे हुए, ऐसे अगर ये सामूहिक रूप से हो तो इसका आपको एक अलग ही वर्जन दिखाई देगा। तो मतलब जब तक सामूहिक नहीं होंगे, लेकिन इस बार इतना भरोसा टूटा है, इतना बिल्कुल अंदर से इतना बुरा फील हो रहा है कि मतलब क्या ये कुछ दिन नहीं रुक सकते थे? क्या ये 25 तारीख वाले को कामयाब नहीं बना सकते थे? जो आप कह रहे, कोई कह रहा है कि जी वहां पे रुकना सही नहीं था, आपने मंच पे आके एक भी बार बोला बच्चों को रुकना सही नहीं है? आप इतने बड़े फेस से आप समझाते ना, कैसे नहीं समझते बच्चे? बिल्कुल, मान लो मेरे मानने से नहीं समझते, आपके मानने से समझते। बिल्कुल। अब क्यों नहीं आए मंच पे? अब क्यों साइड से देख रहे हैं सारा होते हुए कि भाई बाद में जाके आप उसको डिफेंड कर सकें?
आप बता सकें कि भाई ये गलत हुआ, विनाश हुआ, मंशा क्या थी आपकी? फिर जो कह रहे कि रुकना जरूरी था, उन्हें समझना चाहिए था, वो भी बच्चों को समझाते कि भाई अगर आज पुलिस से लड़ेंगे तो पुलिस आंदोलन खत्म कर देगी और कल फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं मुख्य आयोजक नहीं था सर। जी सर। मेरे बुलाने से बच्चे नहीं आए थे, मेरे बुलाने से कुछ बच्चे आए होंगे, क्योंकि मैं एसएससी में बहुत कम काम करता हूँ, पहले बहुत अच्छा काम करता था, अब फिर से करूँगा अच्छा काम, कोशिश है मेरी। पर वो एसएससी का बच्चा मतलब मुझसे उतना नहीं जुड़ा हुआ जी। मैं बाकी अलग अलग एग्जाम्स के बच्चों की जितना भी हो पाया, जितना भी अपनी तरफ से, इवन बस करी मैंने 3-4। जब मैं पहुंचा तो मेरी कोशिश थी कि वहां मैं संख्या लेके जाऊं। जी सर। 500, 1000, 700 जो, और 700-800 बच्चे लेके हम लोग पहुंचे, अपने बस क्योंकि भाई तो बच्चे की सारा लड़ाई है, जी। संख्या नहीं होगी क्या होगा। तो मैं क्या क्या कहता उनसे, किसको समझा पाता? जो बच्चा मुझे जुड़ा ही नहीं है वो मेरी बात कैसे सुनता? वहाँ जो बड़े थे वो अगर माइक संभालते एक एक बार बोलते तो बच्चा क्यों नहीं सुनता? और क्या हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम 1-2 हजार बच्चों को, 2-3 हजार बच्चों को रुकवाने की व्यवस्था कर पाते? पर मेरा तक पुलिस से मत लड़ाइए। तो जो समझाने वाले भी नहीं थे, समझने वाले भी नहीं थे, लेकिन ये कहने वाले सब है कि उसने बर्बाद किया, मैं सही था, तूने बर्बाद किया, मैं सही था, तू तुम्हें मैं करने वाले बहुत हैं। अब एक दूसरे के पर्सनल जीवन में घुस जाएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अरे वो अलग मुद्दे इस आंदोलन के बाद में कर सकते हैं। तब उसका देखिए खामियाजा, एसएससी का वो बिकाऊ चेयरमैन, भ्रष्ट चेयरमैन, अगर आप किसी भ्रष्ट कंपनी का पक्ष ले रहे हैं तो मेरी नजर में आप सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। आपने नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि टेंडर में साफ है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ आपने पैसा कितना खाया, आपके ऊपर जांच होनी चाहिए। कंपनी तो बिना किसी शर्त के तुरंत बदलनी चाहिए, बिना देर किए। दूसरा, आज वो चेयरमैन उसको डिफेंड कर रहा है कंपनी को, जैसे कंपनी उसके खुद की है, वो कंपनी का डायरेक्टर है, इस तरीके से डिफेंड कर रहा है। और लिखवा रहा अखबारों में कि निजी स्वार्थ है, सब अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन बर्बाद हुआ। तब बढ़िया आंदोलन, बच्चा व्यवस्थित बैठा है। कौन कह रहा? बच्चा अनुशासन में बैठा था, एकदम बिल्कुल तन के, हक मार मिलने तक नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं समझता वो? इतना व्यवस्थित आंदोलन 10-15 साल में नहीं हुआ सर। टेंट वगैरह हमने भी किए, यूपी कांस्टेबल के और भी आंदोलन, बस बिना ऐसे ही बस कर दिए, एक एक चीज व्यवस्थित थी। अब मैं तो देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बच्चे पिटे, जिन पे उसकी कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, पुलिस की हिम्मत कैसे होगी लाठी चार्ज करने की? शांतिपूर्ण, आप उठाते, शांतिपूर्ण तरीके से उठाते, धक्का दे रहे हैं मन से, वो मर जाता बच्चा एक भी। दिल्ली सरकार हिला देते हम लोग अगर एक बच्चे को कुछ ऐसा भगवान न करे होनी हो जाती। तो कहने का अर्थ क्या है? बच्चियों पे हमला करवा रहे हैं, बच्चियों पे हाथ, नारी शक्ति यही बंधन है? या बच्चों पर हाथ डाल रहे हैं रात के अंधेरे में? किस बच्ची को कहाँ चोट लग रही है, कौन देखने वाला है? तो ये बहुत निंदनीय, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। उन बच्चों को कुछ लोग तो जो अपने आप को बहुत बड़े, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है आज सुन के, यूँ कह रहे हैं कि वो तो राजनीतिक दल के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, उसके सदस्य थे, एनएसयूआई के थे। एक बार जो बच्चा पिटा है, जो भर्ती है, जो बेटी पिटी है भर्ती, उसके मुंह पे जाके बोल दो ना कि तू राजनीतिक कार्य करता है। शर्म नहीं आ रही? अपने आप को चमकाने के लिए उसको राजनीतिक कार्यकर्ता बता रहे हैं। एक लड़ाई एक हद तक ठीक है, एक लेवल तक, बच्चों पे क्यों आप उसे गंदा बता रहे हो? उसी बच्चे का खाते उसी को राजनीतिक कार्यकर्ता, सबसे बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता तो मुझे आपस में लड़ने वाले लोग लग रहे हैं। यही सरकार से नहीं मिले हो, इन्होंने बर्बाद करने का ठेका नहीं खा रखा। हमारी क्या गलती थी? हम पे क्यों आए टीचर कम्युनिटी? तुम पे आता, तुमने बर्बाद किया है। तुम लोगों ने जिन्होंने वीडियो बनाई है उसको एसएससी चेयरमैन बोले कि लोग अपने बिजनेस मॉडल को बचा रहे हैं। हम तो पवित्र आत्मा से शामिल थे ना उसमें। जी बिल्कुल। तो मसला थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब थोड़ा बहुत बुरा, इसका उपचार भी नजर नहीं आ रहा। कोई होता ना असाध्य है कि कोई बीमारी, उसका उपचार हो जाएगा। इतना इतना इन्होंने गड्ढा खोद दिया पाताल तक, अब उसको भरेंगे कैसे? मेरी समझ से बाहर है। तो आप कह रहे थे ना कि आपके पास कोई प्लान है, दिमाग में नहीं आ रहा कि इस मुंह से बच्चों को बुलाएंगे। अब बिना बच्चों के आंदोलन सफल कौन सा हुआ? तो ये है अभी जो मेन मुद्दा है। और वो कह रहे हैं कि हम नहीं हटाएंगे एडिक्यूटी, अड़ गए वो, वही कंपनी पेपर कराएगी। और देखिए अब इस समय 59,000 बड़ा नंबर होता है, 60,000 कह रहा 60,000 बच्चों के पेपर में खामी नजर आई। उनका री एग्जाम है 29 अगस्त को, वही सेंटर, वही जगह, वही कोड, केवल नाम बदल दिया। इसी का भी 1-2 दिन की बता रहा हूँ, कल की घटना बता रहा हूँ आपको। आंदोलन के बाद की एसएससी चेयरमैन ने कहा कंपनी ने सारी समस्या सॉल्व कर ली। और सॉल्व कैसे करी मैं आपको बताऊं कि कोड वही है सेंटर का, जैसे मान लो 3146, नए पुराने एडमिट कार्ड में 3146, नए एडमिट कार्ड में भी 3146। उसमें मान लो एग्जाम सेंटर वाई एग्जाम सेंटर, तो इसमें उसका नाम बदल के क्या हो गया? एक्स एग्जाम सेंटर। तो क्या चेंज किया? पागल बनाने के अलावा। बिल्कुल।
ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपसी लड़ाई होगी, मर लड़ गए, क्या करें। हमने सुना था ऐसा भी किया है एसएससी ने इस बार कि कोई बच्चा कानपुर का है तो उसको अंडमान निकोबार भेज दिया, ये इस सेंटर तरीके से दूरी सर। बड़ा मतलब इन्होंने वो किया है, बड़े परेशान किए बच्चे। लेकिन सर कुल मिला के ये कह सकते हैं हम अक्षम अयोग्य कंपनी, उसके जी। पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पेपर कराने का, तो उसको अगर अंडमान निकोबार उसको पता चले लाहौर सेंटर है तो वहाँ भेज देगी। लेकिन सर फिर भी हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एसएससी में अगर धांधली हुई है तो उनके मुखिया एक तरीके से आप हैं, क्योंकि आप ही लोग उनको पढ़ाते हैं, उनका साथ देते हैं, वो आप ही से गाइड होते हैं, आप ही के जैसा बनना चाहते, तो कहीं ना कहीं टीचरों के ग्रुप को उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा सर। और सर अब बहुत हिम्मत चाहिए टीचरों को भी, तो जो उत्तरदायित्व होगा, तिरासी इधर उधर ऊंच नीच होगी तो बहुत ही ज़्यादा इतनी नेगेटिव हो जाएगी ना। हम सर इज्जत कमाने बनाने में ना बड़ा समय लगता है, बड़ा वर्ष लगते हैं, और ख़राब होने में ना ये ऑनलाइन की जो हवा है ना सर 2 सेकंड की होती है। आज आपको सब सर्जी कर रहे हैं और 2 मिनट बाद 2 सेकंड बाद पता चली किसी ने झूठी सच्ची आपके खिलाफ वीडियो बना दी कुछ भी, और हवा बदल गया। अब आपको रिप्लाई देने आना पड़ेगा अपनी, नहीं दोगे तो लोग आपको सही गलत मान लेंगे। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। जी सर। 4 साल लग गए सर मुझे उस लॉस को उतारने में, 4 साल पागलों की तरह मेहनत की। आपने यूपीएसआई तब भी कुछ जाके अब भी बोल जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, अब बहुत दिल चाहिए इसका। फिर मैंने एक चीज़ सोची, टीचर पीछे रहे, समर्थन रहे, आशीर्वाद दें, बच्चे लीड करें। बच्चे आगे जहाँ कहेंगे, जो परमिशन देनी हो हम उसके साथ रहेंगे, जहाँ कुछ करना हो वही मंच सवाल है, वही सब कुछ। आए गुरुजी चुप पाइए, ये नहीं कि 100 रील बनाने के लिए लेकर, ये सब चुप पाइए, जो भी आपको बैठ रहा आशीर्वाद दीजिए हमारे उसमें, और बच्चों को जोड़ने के लिए बोलिए और घर जाइए बस। ये हम सवाल लेंगे जी। इससे फिर बच्चों पे कौन लांछन लगाएगा, क्योंकि यहाँ तो टीचर तो एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखेगा। ये लीडरशिप का इश्यू है। पिछले में मैं लीडर था जी, इस बार तू लीडर है, तू कैसे लीडर बन गया। दूसरा वाला, अच्छा तू पहले में लीडर कैसे बन गया, मैं इस बार बनूंगा, मेरी तरफ ज़्यादा। लेकिन बताऊँ सर, असली जो बच्चा जुड़ता है वो मेहनत से जुड़ता है। दिल ठोक के मेहनत करो और साथ दो। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भर्ती बोर्ड से लड़ जाते हैं अपने में, और काम की चीज़ें होती है मना लेते हैं उसको भर्ती बोर्ड को हाथ पैर जोड़कर। एज में छूट दुनिया कहते नहीं मिलेगी, हम कहते मिलेगी कैसे नहीं तुम्हारी, क्योंकि वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। हाथ पैर जोड़ के कैसे न कैसे करके कर लेते हैं काम। ये ऐसी लड़ाई होती है, इसकी कोई जिक्र नहीं करता। एज में छूट 3 साल, लाखों बच्चों का कितना मन में उम्मीदें जगी होंगी, लेकिन इसको कोई मायने नहीं देता। बना रहे आपस में लड़ रहे हैं, कई बल इसको मायने दे रहे हैं, वो लोग नज़रों में भगवान हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई सही चीज़ है। बच्चे को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये ज़्यादा नेगेटिव देखोगे खुद नेगेटिव हो जाओगे, इसलिए उनको कहो रुकें, इस हमारे मुद्दे पर ध्यान दें, बच्चों के मुद्दे पर जी। ये है सर। दर्शकों की आम समझ के लिए जान लेते हैं आखिर ये जो 1 डे एग्ज़ाम क्या होता है, इसके अलावा मल्टी डे 2 डे एग्ज़ाम होते हैं। तो सर इसके बारे में एक थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए हल्का सा, ताकि हमारे बच्चों को पता चल जाए, जो अभी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके माता पिता को भी। देखिए ऐसा होता है सर कि एग्ज़ाम्स 2 कैटेगरी के होते हैं मेरे विचार में। एक ग्रुप ए के जो यूपीएससी ये सब, और एक ग्रुप बी सी डी कैटेगरी के। जो ग्रुप बी सी और डी कैटेगरी के हैं, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम इनमें 90% एग्ज़ाम 1 डे के होते हैं। 1 डे का मतलब है एक दिन 1 या 2 पेपर होते हैं, 1 या 2 शिफ्ट में, और ख़त्म। उसके बाद में कुछ में सीधा ज्वाइनिंग होती है, कुछ में बीच में एक आध कोई स्किल टेस्ट हो जाता है टाइपिंग वगैरह का, किसी में कोई DBPS डॉक्यूमेंट कोई दौड़ भाग हो जाती है। और जो ये होती है यूपीएससी इत्यादि जो ग्रुप ए के या पीसीएस है, उसमें प्री के बाद में अपने मेंस की परीक्षा होती है, इंटरव्यू, ये कई चरणों में चलते हैं। जी सर। ज़्यादातर जो बच्चे तैयारी करते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों के, 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, पुलिस की, फौज की, CGL की, CHSL की, MTS की, स्टेनो की, या जो राज्य के लेखपाल, ग्राम सचिव, इस तरह की पोस्ट होती है। ये सब 1 डे की कैटेगरी में आती हैं। रेलवे के NTPC, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सारी की सारी। जी सर। चूँकि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी कोचिंग हैं, सब अपने कोचिंग संचालक अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आए हैं। तो आपसे कोई स्टैटिक की हम आशा करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किसी कोचिंग से कर लेने के बाद, या फिर बिना सेल्फ मेहनत करने के बाद, किस में सक्सेस रेट ज़्यादा है, या कोचिंगों का रेट क्या है सक्सेस रेट? सर देखिए मैं आपको बताऊं, क्लासरूम रिजल्ट बहुत कम लोगों के पास है। जी सर। क्लासरूम रिजल्ट का मतलब समझते हैं, सामने खड़ा कर दें मेरी क्लास से पढ़ा हुआ है। जी सर। ऐसा 3 घंटे। अब एक बार बताइए, एक इतना बड़ा सिलेबस होता है। जी। सिलेबस तो खूब, तो मैथ्स में हमको 30-35 चैप्टर हैं, रीजनिंग में 30-35 चैप्टर हैं, GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट, साइंस, इतना जोड़ लेंगे
अलग 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 5-6 मैथ हो जाएंगे। इसी प्रकार फिर कोई भाषा इंग्लिश या हिंदी वो भी बड़ा है जी। आपके यहाँ 3 घंटे क्लास चलती है, 1.5 घंटे के 2 सब्जेक्ट जी। आप मुझे अपनी एक प्रैक्टिकल सोच से बताइए कितना समय लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में, जिसमें अक्सर हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टी, 4 या 5 छुट्टी तो मंथ में मानो। बिल्कुल सर। हर तीसरे महीने 30 त्योहार होते हैं, 3-4 दिन की तब लगातार छुट्टी, होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। तो ये समझ में आया कि कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। बिल्कुल। और इतने में तो बच्चा उब जाएगा। बिल्कुल। तो आज स्ट्रक्चर बहुत बदल चुका है। 3 घंटे में क्यों आगे, पहले यही 5-6 घंटे, ऐसे तो स्कूल 2-2 घंटे के हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हॉल की कमी, हॉल का यूटिलाइज, एक बैच में 15, एक ही हॉल में मैं 8 बैच बनाऊंगा जी। और अगर मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाऊंगा, 4-5 सब्जेक्ट कॉमन चलाऊंगा जो अपने पूरे होते हैं, तो मैं एक हॉल में 2 ही बैच बना पाऊंगा। 2 बैच में नुकसान है, 8 बैच में फायदा है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसी तरह ऑनलाइन में 3 घंटे दे रहे हो, 2 क्लास, 3 क्लास, भाई कै साल में पूरा करोगे? फिर तुम क्या करोगे? 30 घंटे में सब कुछ पूरा करके ख़त्म मामला। तो ये आजकल बहुत मतलब इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कराते हैं तो ये तय होता है 6 घंटे से कम तो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ना मत पढ़ो। 6 घंटे में कम से कम 4-5 सब्जेक्ट तो कवर होंगे। 5 सब्जेक्ट रेगुलर चलते हैं तब भी चलो कम से कम 6 महीने में तो कवर हो जाएगा अच्छे से, मन से 100-150 घंटे मैथ्स वगैरह एकदम रम के पढ़ के। तो गाइडेंस से होता है थोड़ा आसान लगने लगता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो सेल्फ स्टडी है ही। सेल्फ स्टडी तो फिर भी करनी पड़ेगी, जो पढ़ा रहे उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही जाके, उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो ये मिक्सचर चलता है। टीचर की गाइडेंस उसको पेपर पैटर्न से लेकर सारा समझा देते हैं। देखिए हमारे यहाँ शिक्षा में सेल्फ स्टडी का महत्व है, पूरा महत्व है, पढ़ना चाहिए इंसान को बहुत अच्छे से। एक गुरु शिष्य परंपरा का भी महत्व है कि गुरु चीज़ों को सिंप्लीफाई करेगा, सरल बनाएगा, बच्चा फिर उसको विजुअलाइज करेगा, उसको रिवीजन करेगा, अभ्यास करेगा। आपको वो याद होगा कि एक स्टूडेंट हुआ करता था पुराने ज़माने में गुरुकुल में, गुरुजी उसको सिखाते थे। गुरुजी कहते थे भाई तेरे इसमें तो रेखा ही नहीं है, कुछ ऐसा। फिर वो एक बार उसको गुरुजी ने विदा कर दिया, कई महीने मेहनत करने के बाद वो नहीं पढ़ पाया। रास्ते में जा रहा था, सत्तू खाने के लिए रुका, पानी के लिए, तो उसके दिमाग बुद्धि कौन थी कि अरे भैया ये तो एक रस्सी ने शिल्प निशान, तो सब करत करत अभ्यास के जो ये वहाँ से लुकुक्ति वहीं से निकली दोहा। तो फिर वो बच्चे को वो अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो उसका ऐसा ही होता है कि भाई हम कैसे एक प्रकार से सरल कर दिया, अब जाके आप खूब अभ्यास करो। तो यहाँ इस वाले काम में रिजल्ट में गुरु के साथ रह के रिजल्ट में जल्दी और अच्छी आशा है जी। दूसरे वाले में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वहाँ भी परिणाम वहाँ भी आ सकता है। सर एक और सवाल है, चूँकि आप कोचिंग चलाते हैं, आजकल बहुत सारी कोचिंगों के द्वारा 100% सफलता रेट की गारंटी दी जा रही है। CCPNS में जुर्माना भी लगाया हुआ है, बहुत सारी कोचिंगें, नाम नहीं लेना चाहते हैं। इस पर सर कोई टिप्पणी चाहते हैं क्या? मतलब ये मुमकिन है भी? वैसे मुमकिन तो सर नहीं होना चाहिए। देखिए असंभव तो कुछ नहीं है जी। अगर आप 100% सफलता का मतलब है कि आपको बच्चे वैसे मिल जाएं जी, आप उन बच्चों को मेहनत कराएं, उसमें से आपको वैसे, जैसे मान लो मेरे पास 2000 बच्चे हैं तो 2000 में मुझे 500 बच्चे नज़र आ रहे हैं टेस्ट वगैरह लेकर, मैंने और इस पर मेहनत की, मुझे 100 बच्चे, तो ये जरूर दिखा सकते हैं कि देखो मैंने 100 ही हासिल किए, 100 इनरोलमेंट किए और 100 ही की मेरी सफलता है, इसी को वो 100% सफलता। बाकी सर आज पूंजीवाद का जोर है जी सर, बाजारीकरण का जोर है जी सर, शिक्षा हो या कोई क्षेत्र हो। आप शिक्षा से साथ साथ आप देख लो, जो अपने कोई भी, मैं कह रहा हूँ छोटा सा कोई भी क्षेत्र देख लीजिए आप, डॉक्टरी से लेकर वकील वकालत से लेकर, अब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आज बाजारीकरण नहीं है? तो उससे ये क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। तो उसी के चक्कर में सबको अपना किसी भी तरह से उसके 1-2 फायदे बताकर एक्स्ट्रा अपनी चीज़ें बेचनी है। देखिए जो एकदम कटु सत्य है, मेरे लिए भी सत्य है, मैं भी करता हूँ, पर मैं मतलब अगर मैं बाकी करेंगे और मैं नहीं करूँगा तो मैं तो निबट जाऊँगा ना मार्केट से, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। बट क्या मैं उसको जो मैंने वादा बोला है उसको पूर्ति करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ? तो मैंने अपने कुछ बनाया कि भी 6-7 घंटे क्लास प्रॉपर, ऐसे ये DPP क्लास के साथ ये प्रैक्टिस पेपर, ये फिर साथ में मटेरियल भेजूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आजकल हर कोर्स में मटेरियल भेज रहा हूँ कि चलो नहीं लेगा क्लास, मटेरियल तो लगाएगा 4-5 बार, कुछ हार्ड कॉपी में होगा, कुछ तो पढ़ेगा। ऑनलाइन तो उसका बिल्कुल फोकस हट रहा है, तो हाथ में होगा कुछ तो पढ़ेगा। तो दोनों के हाइब्रिड मॉडल से क्या मैं रिजल्ट की परसेंटेज बढ़ा पाऊंगा, उसका फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ामपुर की, चूँकि आपने एक संस्थान है, बहुत ही शानदार रिजल्ट भी दिए हैं, तो एग्ज़ामपुर में सर बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करते हैं आप? देखिए अपना क्या है कि
हम लोग यूट्यूब से बच्चे जो बच्चे आते हैं यूट्यूब पे इस चीज़ों को देख कर समझ कर फिर उनको लगता है कि हाँ हम लोग बिल्कुल निश्चित एक क्रम से एक सीक्वेंस से बढ़िया टाइम टेबल के साथ हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो वो फिर हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन करते हैं। फीस बहुत ही नाम मात्र, बहुत ही लो, क्योंकि एक्चुअल में हमारा यहाँ पे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि मैं मतलब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए काम कर पाऊँ, क्योंकि वो जब ऑफलाइन में भी आते हैं ऑनलाइन में आते हैं और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन पर बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या वो केवल मजदूरी करने के लिए जीवन भर में आए हैं। लोग कई बार कह भी देते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये चीज़ खटकती है, मुझे लगता है कि नहीं, इसको हम जितना हो सकता है अपने मन से बदलेंगे। और देखिए बदलाव धीरे धीरे आता है, मैं अपना अगर कुछ योगदान दे पाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो हम लोग फिर उसको बिल्कुल जीरो से लेकर चलते हैं, एक एक चीज़ को सिखाते हैं, एक एक चीज़ पे काम करते हैं, बताते हैं, एग्जाम्पल अच्छे देते हैं जो उसकी समझ में आए, मोटिवेट करते हैं उसको, मोटिवेशनल कोट आदि से उसको पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे गुरु होता है और रिजल्ट की तरफ बढ़ता है। मैंने सुना है कि सर आज भी 8 से 10 घंटे के आसपास क्लास लेते हैं, वो भी करियर में इस मुकाम में पहुंचने के बाद। सर ये बहुत काबिल तारीफ़ है। नहीं सर, मेरा क्लास नहीं लूँगा ना तो मैं फिर मेरा दिमाग में कूड़ा कचरा आ जाएगा, ये चारों तरफ की दुनिया भर की वीडियो देखने लगूंगा, ये रील्स देखने लगूंगा। तो मैंने अपना समय किसके लिए रखा है? क्लास में। मैं बच्चों को समझाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उनसे जुड़ा रहता हूँ, अपने आप को लगता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तो मुझे तो क्लास तो जब तक मेरी सांसें रहेंगी मैं क्लास तो नहीं छोड़ूंगा, जितनी मुझसे संभव होंगी, 1, 2, 10 जितनी भी। अभी यंग हो, थोड़ा सा जान है बॉडी में तो ज़्यादा ले पाते हैं, जान कम हो जाएगी तो कम पे आ जाएंगे, बट क्लास से मतलब आनंद मिलता है, शौक होता है ना आपका कोई। तो अब एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भाई मुझसे कि आपकी हॉबी क्या है? भाई मेरा यार पूरे दिन तो मैं क्लासों में लगा रहता हूँ, तो मुझे तो यही जान टाइम पास, हॉबी तो खाली समय की होती है, खाली समय तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो मैंने जाना कि मेरी हॉबी ही ये हो चुकी है, शौक हॉबी सब यही। तो अब इसलिए फिर क्लास में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल का ख्याल कैसे आया, इस्टेब्लिश कैसे हुई एग्जाम्पल? और दूसरा एक और सवाल है सर इसमें, एग्जाम्पल नाम बड़ा इंटरेस्टेड है, तो सर ये नाम कैसे आया? ये दोनों कहानी सर। ये कानपुर से आया। कानपुर एक जैसे जगह है जी सर। तो पुर का मतलब होता है हिंदी में स्थान जी, और एग्जाम से संबंधित कुछ था जी। तो ऐसे ही डिस्कशन में एग्जाम्पुल निकल आया कि भाई इसका कानपुर एग्जामपुर। फिर इसके हमने डोमेन नेम वगैरह सारा कुछ ले लिया, तो वहीं से एग्जामपुर। मतलब मुझे स्टार्टअप्स का और इन सब का बड़ा मतलब शौक था। इससे पहले भी मेरे 1-2 स्टार्टअप थे छोटे छोटे से, तो मुझे नाम, अच्छे नाम, ये सब का मतलब ये धीरे धीरे एक था कॉलेज के ज़मानों से। तो मुझे था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूँगा। पहले मुझे जो बच्चे थे 12th लेवल के क्षेत्र में कुछ करना था। स्कूल में भी मैंने 2-3 साल इसीलिए पढ़ा के ये जाना कि क्या कमियाँ हैं क्या नहीं। फिर जब मेरे पास ये ऑप्शन हुआ कि मैं इधर गवर्नमेंट जॉब की तरफ करूँ या छोटे बच्चों की तरफ करूँ, तो मैंने सोचा कि बड़े बच्चों को समझाना जल्दी आसान है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, तो मेरी लगी है तो वो समझ पाएंगे और वो फिर अपने छोटे भाई बहनों को समझाएंगे कि यहाँ पढ़ो। जी बिल्कुल। फिर वो अपनी ज्ञान नीचे की तरफ बहाव होगा, टॉप टू डाउन। और छोटे बच्चों के माता पिता को उस समय ऑनलाइन में समझाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तब कोरोना नहीं आया था। जी सर। ये तो 2017-18 की बात है। तो मैं बोला कि यार इस समय इसमें संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा और अगर जल्दी परिणाम नहीं मिलता है तो इंसान परेशान होता है। और पहले मेरे 2-3 इतने स्टार्टअप में परिणाम नहीं मिला था, तो मैं वैसे मेंटली प्रेशर में था। तो मैं बोला फिर गवर्नमेंट जॉब वाला ही सही है, क्योंकि इस समय मेरे पास खुद एक उपलब्धि है। तो बहुत अच्छे सोचकर फिर ही हमने स्टार्ट किया। शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, विवेक सर ने यूपीएसआई टॉपर भी हैं। तो सर आपने यूपीएसआई टॉप किया सर, इसके बाद नौकरी छोड़ने का डिसीजन कैसे बना? क्योंकि आम तौर पर मध्यम क्लास में ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है सर। मेरी तो फैमिली भी सर बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई है। चाचा जी वगैरह मेरे सारे और जो कजिन हैं वो सब पुलिस में ही, और फादर मेरे फौजी थे, तब तो ड्यूटी पे थे पापा। तो मतलब बड़ा डिसीजन था, कोई नहीं चाहता था कि मैं करूँ, चाहते थे कि सब जॉब करें, क्योंकि डायरेक्ट ऑफिसर मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही ऑफिसर की पोस्ट मानी जाती है। गाँव देहात में कोई नहीं था, रिश्तेदारी में कि डायरेक्ट उस पर हुआ है तो इसको करनी चाहिए, डीएसपी लेवल तक पहुँचेगा, मेहनत करेगा आगे पूरा। और वो जानते थे कि काबिलियत भी है, मेहनती व्यक्ति भी है, करेगा। तो फिर मेरा इधर मन लगने लगा था पढ़ाई में। तो मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा मदद कहाँ कर पाऊँगा। भाई एक जीवन है, एक लाइफ है, एक काम करूँगा, तो मुझे मदद ज़्यादा करनी है। तो मैं जहाँ कहाँ ज़्यादा मदद करूँगा, मतलब वहाँ तो मैं थाने चौकी में छोटा सा ही अफसर तो हूँ, छोटी सी मदद कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा के लोगों को अपने जैसा बनाऊँ तो हज़ारों की मदद होगी। तो ये थॉट फिर मेरे दिमाग में भर गया और फिर क्लियर हो गया कि मुझे ये ज़्यादा लोगों की मदद करनी है पढ़ाकर, इससे बदलाव लाना है। तो आप हमें बता सकते हैं कि एग्जाम्पल से कितने सिलेक्शन हुए, कोई आइडिया है इसका स्टैटिक से? सर
काफ़ी सिलेक्शन, आप ऐसा समझिए जैसे अभी रिसेंट की 60,244 की ये कांस्टेबल की भर्ती थी। जी सर। कहने को बहुत लोग कहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर ईमानदारी जब आप देखिए होता क्या है, जी आपके पास संख्या है जी सर। 4-4.5 लाख बच्चे जी सर। पेड में, कम फीस ज़्यादा फीस उससे मायने नहीं रखता। आप ऑनलाइन में भी अच्छी खासी संख्या बढ़ा रहे हैं। पेपर आया, पेपर में साफ तौर पर है कि आपका पेपर सबसे ज़्यादा फंसा है, तो किसके सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे? मेरे होंगे ना। बिल्कुल सर। भाई मेरे पेड में भी आपसे ज़्यादा बच्चे, पेपर मेरा ज़्यादा फंसा, जी पर मेरे साथ क्या है कि सर मैं सम्मान समारोह, स्वागत समारोह ये कम करता हूँ, जी करता ही नहीं हूँ एक्चुअल बताऊँ तो, क्योंकि इसमें पैसा होता है बहुत खर्च। जी सर। मेरे जो कोर्सेज है, जो मेरी कमाई है, जी। वो नेक टू नेक होती है। मतलब नेक टू नेक मतलब कि मैं जी। ज़्यादा लॉस में, कभी प्रॉफिट, ऐसे चलता है। जी तो मैं उस पैसे को सोचता हूँ कि चलो, मतलब अब ये बच्चे तो लग गए, सम्मान तो इनका अपने आप हो गया, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया। जी सर। तो वहाँ में शो में थोड़ा जनता क्या करती है, बहुत से लोग अपने उस समय फील्ड में खरीद लेते हैं। जी सर, ऐसा करते हैं। फर्स्ट सेकंड आप बुला लेंगे दुनिया भर जी। के, कुछ तो एक एक फोटो 10 जगह लग जाएगा, वो 10 चैनलों में हो जाएगा। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब वो करता हूँ, पीछे रहता हूँ। जी तो लेकिन सिलेक्शन वो मार्केट का रुतबा और वो बता देता है बच्चों का कि सिलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। जी बढ़िया सिलेक्शन होते, लाखों की संख्या में दी है अभी तक। कोई 3 भर्तियां तो कांस्टेबल की सर 1.5-2 लाख भर्तियां ही अपने ही, इसमें सबसे पुराने हम लोग, तो तब तो कोई था ही नहीं, जी तो वो तो इकलौते ही एक तरफ रही हैं। और आप ऐसा समझिए कि कई भर्तियाँ ऐसी रही हैं जिनमें हम नंबर बन रहे हैं। नंबर बन रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो आप सिलेक्शन में भी नंबर बन रहेंगे ना, उसमें कौन पीछे करेगा। कई बार आप यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग करते हैं सर, जब आप डिस्कशन करवाते हैं। अभी जब तक ट्रेंडिंग का हाँ जी, ऑप्शन हाँ था, जी, हाँ जी, आप हाँ जी। हमेशा ट्रेंड किए हैं, कई बार ट्रेंड किए हैं हाँ, सर। इसमें कि जी। वो बच्चे को पता चलता है ना कि यार ये तो मैं भी पढ़ा था, जी। और ये पेपर में आ गया, तो वो फिर डिस्कशन को देखने आता है जी। कि हाँ भाई इनका डिस्कशन देखता हूँ, तो वो उसका वही परिणाम है, वही बता देता है कि बंदे ने क्या किया अपनी लाइफ में। आपने एग्ज़ामपुर स्थापित किया, तो इसमें सर कौन कौन सी समस्याएं आई, और आप चूँकि 2018 से एग्ज़ामपुर चला रहे हैं, तो सर इसमें टीचरों के साथ कैसी कैसी परेशानियाँ आई या फैकल्टी के साथ? सर उद्यमी है ना, एक जी। जो उद्यमी, एक जो लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर होती है, वो बहुत लोनली लाइफ है, अकेलेपन की लाइफ है। आपके घर वाले, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, सब से अलग होकर आप समय देते हो, आप उनको कम समय देते हो, तो सब इसमें ये सोचते हैं कि यार ये मालिक है, बड़ा पैसा, बड़ा सुकून, सब कुछ। और मैं तो बहुत पढ़ाता भी हूँ, काफ़ी क्लास लेता हूँ, पर ये कांटों का ताज है बहुत ज़्यादा। कोई छोटी समस्या पे भी रूठ जाएगा। फिर क्या है, मार्केट अपनी ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग फंडेड, बहुत सारे लोग, तो कोई आपसे, आप कोई एक सैलरी दे रहे हो, कोई आपको सामने वाला 5 गुना सैलरी दे देगा, उसको एडवांस दे देगा, तो टीचर आपके चले जाएंगे। इसमें टीचरों का जाने का जो एक वो होता है, वो बहुत, हालांकि आपके कितने अच्छे संबंध हो जी तो रुक भी थे, बहुत सारे रुकते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, पर पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे लोगों को हिला देता है थोड़ा सा, या बहुत ज़्यादा पैसा हो। मैंने सर सुना है कि कुछ टीचर आपके पेड कोर्स छोड़ के भी चले गए। ये और देखिए यार, केवल ये मेरे साथ नहीं हुआ। जी सर। आप इंडिया की कोई कोचिंग उठा लीजिए बड़ी, सर। जिसके पास बहुत पैसा, जो नंबर जी सर। 1 है, उसके भी जाते हैं। और मेरे तो अच्छा। बहुत कम रेशियो है, जी। उनका तो बहुत बहुत बड़ा रेशियो है। बट ये क्या, ये एक ट्रेंड है, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप पैसे से रोक सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं बदला लूँगा, मैं भी तुम्हें परेशान करूँगा, तो आएगा तो उनको परेशान करूँगा मैं भी, तो ये चलता रहे। बट आपके अंदर काबिलियत है, आप चीज़ों को, सर नाव समुद्र में उतरी है, नाव लहरें झोंके खाएगी। अब ये तो नाविक के ऊपर है कि वो नाव को कैसे संभालेगा। तो मैं क्या हूँ, मैं ऐसा नाविक हूँ, मैं नाव को ऊपर से भी संभालता हूँ पतवार से, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं नाव के नीचे आ जाता हूँ, बिल्कुल सर लगा देता हूँ नाव में। तो नाविक है जो कुछ है। जी सर। जीवन की नाव लहरेगी, झोंके खाएगी। अब तुम नाविक हो तो उसे कैसे संभाल, यही तो कलाकारी है सर, कि नाविक कौन है। नाव को हिलोरे लेने से समुद्र है, टकरा रही है, लहरें इधर से उधर फेंक दे रही हैं उसे। नाविक कह रहा अच्छा लग रही, और संभाले में नहीं आ रही, उतरेगा नाव से, समुद्र में कूद जाएगा, नाव के नीचे सर लगा लेगा, अब सर पे लेके चलेगा। अब कैसे कोई डिगा पाएगा, तो अपना वो नाविक है, सर नीचे दे देंगे, कैसे कोई हिला पाएगा सर। सर हमको जो न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि कई सारे टीचर्स से आपका विवाद हुआ जब एग्जामपुर चल रहा था, और कुछ बाहरी टीचरों से भी आपका विवाद हुआ, कुछ बता पाएंगे कुछ संदर्भ? सर वो ना, मतलब वो बात का बतंगड़, वो नहीं होता कि मतलब फर्जी किसी तरीके से उसको उठाना, मतलब बिन बात के, जबकि मेरा कुछ भी ऐसा कोई टारगेटेड किसी का नाम का वो नहीं था। तो
तो वो आज के ज़माने में आप जब तक किसी को बदनाम नहीं करोगे, आपका नाम बनने में समय लगेगा। जी सर। आपको अगर बहुत नाम जल्दी बनाना है तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप जो तगड़ा आदमी हो, धीरे सीधे लांछन लगा दो, आज ही वीडियो बना दो उसके खिलाफ 4। जी। एक देखना आएगा साला इस पे इतना क्यों वो लग रहा है इल्जाम, कुछ तो इसमें बात है, नाम हो जाएगा आपका। नाम 2 तरीके से हुआ, तो मेहनत से कर लो या बदनाम करके कर लो, बदनामी वाला ट्रिक है। तो मेरे साथ वो हुआ। जी तो हुआ है सर। बाकी फिर मैंने सोचा लेट डिसाइड इट ऑन टाइम, समय पर छोड़ देते, जाने दो, मिट्टी डालो। तो मेरी बहुत अच्छी सबसे मित्रता रहती है। देखिए मेरा साथ जैसा कोई रहता है, जी सर। एटीट्यूड में रहेगा, मैं बात मतलब अपना भी ठीक है, जयराम जी जी। तब भी हम लोग राम राम श्याम श्याम सबसे, मेरा कोई मतलब किसी से उतना नहीं, बड़ा मस्त कूल, अपने झंझटों से मुक्ति नहीं, मास्टरों से लड़ता फिरूं, मेरा नहीं होता, मुझसे नहीं हुआ। 2023 में एक मास्टर थे, आपकी के टीचर थे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ आरोप लगाए थे आपके ऊपर कि शराब पी के विवेक सर नाचते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो भी काफ़ी थोड़ा मोड़ा चर्चा में रहा। कुछ दिनों बाद वो मास्टर दोबारा पढ़ाने आ गया होगा। अच्छा। ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या है, आप भाई अपने, अब मैं बोला ना कि आपको कुछ करना हो आप कुछ मत कीजिए, आप एक वीडियो बना दीजिए, जी सर। खत्म बात। अब कौन देखने आ रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा, जी सर बिल्कुल। क्या कर रहा नहीं कर रहा, तो मैं इतना नहीं लेता। मैं कहता हूँ चल ठीक है क्लासों में मिलते हैं। जी। इतना सर बुराई होती है ना, जो गंदगी होती है जी सर। उसकी लाइफ बदबू के जैसी होती है। तब तक है जब तक खुशबू नहीं निकलेगी, और जो इत्र की दुकान ही चले तो बुराई तो अपने आप फिर जब तक नहीं है तब तक चल रही है। फिर इत्र की दुकान आएगी, वो बुराई वो बदबू पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो अपना ऐसा है, इत्र बिखेरते चलो। जनता है, दुनिया, ये तुम्हें कौन किसका है, किसको अच्छा दिखना बनता है। पर मेरे पास क्या है कि जो मुझे छोड़ के जाते हैं जी 6, 7, 8, 10 महीने में जी दोबारा आने का वो नहीं आता है। बहुत सारों को मैं दोबारा ले भी लेता हूँ, कोशिश करते कुछ को नहीं करता, कुछ को नहीं लेता। तो इसका सब तो पैरामीटर अभी है अभी कुछ? मेरे साथ बहुत से ऐसे पढ़ा रहे होंगे लोग जी। जिन्होंने इससे भी, जो आप बोल रहे हो उससे भी ज़्यादा गंदगी करी होगी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। वो मस्त पढ़ा रहा है, कभी मिलेगा हेलो सर, मेरे साथ ही पढ़ा रहा है, हाँ। मेरे चैनल पे जी। मिलेगा, बोला अरे सर वाह क्या बढ़िया ज़िंदगी। सर जो बात गई मेरे लिए वो गई। अभी 1 घंटे आप किसी यहाँ से निकलूंगा, आपसे क्या बात हुई भूल जाऊँ, मुझे नहीं, पिछली बातें। क्योंकि सर मेरे पास बहुत टेंशन है, मेरे पास जी। इतनी टेंशन है कि भैया मुझे उन टेंशनों से तभी तो लड़ूंगा जब पिछली टेंशन भूलूंगा। मेरी तो मेमोरी हैंग हो जाएगी। तो मैं मेमोरी पे इतना वो लगा रखा है मैंने, साफ़ करने का जुगाड़। जैसे आपके यहाँ से निकलूंगा ना, नीचे क्या हुआ, ऊपर आपने क्या पूछा, मिट्टी डालूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं नहीं याद करूंगा अगले दिन क्या हुआ, अच्छी यादें याद कर जरूर करूंगा। कहीं साथ घूमने गए टीचरों के, अपने मित्र, गोवा। अच्छी बात कोई नहीं बताता कि हमें गोवा जिंदगी में पहली बार अपने में गोवा का समुद्र का पानी हमने ही दिखाया, वो नहीं बताएगा कोई भी। नहीं सर। हर चौथे दिन दावत देता था मैं को, हर चौथे दिन आओ खाओ पियो आनंद करो जीवन के, पूरे को सबको ले जाता था। गंगा जी जा रहा हूँ तो सबको। तो अच्छी चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि कलम पकड़नी भी किसने सिखाई, कांपते थे, ऐसे बोलते थे, मला तू चीता है, उसके कंधे पे हाथ डाल के ऐसा, यू आर टाइगर, अड़ जा। वो नहीं बताएगा कि देखा है हमने क्लासों में कि भाई सर बहुत अच्छे आदमी से। टाइगर भी बना रहा है। तो सर मैं हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा टेंशन लेता, मतलब चल ठीक है समय बताएगा। और मैं तो भगवान के कृपा से मुझे ईश्वर ने जितना दिया है, जितना मुझे संभाला है, जितनी मुझे उसका, मैं तो सोचता हूँ कि सब कुछ है, जो हो रहा अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ख़त्म बात। मुझे बहुत उसने मतलब भगवान ने इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति देकर, ये सब सिचुएशन देकर मुझे बहुत सख्त और बहुत एक मजबूत इंसान बनाने में मदद की है। सर आपको कुछ लोग YT पर मैराथन क्लास लेने का श्रेय देते हैं कि आपने ही YT पर मैराथन क्लास की शुरुआत की है। सर ये कैसे मुमकिन हो पाया कि एक ही जगह पर एक ही क्लास 8-10 घंटे बच्चों को पढ़ा दी जाए, कैसे आइडिया आया सर ये? सर ये क्या था कि ये CDS 2018 का जी। CDS 1 का एग्ज़ाम था जी। समय बचा था कम, तो मैंने शुरुआत की थी। अब समय कम है और बच्चों को सिलेक्शन भी लेना है, अब सिलेबस भी पूरा है, कैसे होगा जी। तो समय लंबा देना पड़ेगा सब्जेक्ट में जी। तो वहाँ से कि भाई मैराथन लंबी खिंचती हैं, लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, जी। तो ऐसे हम भी लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे। जी। तो वहाँ से क्लासों में मैराथन क्लासेस का वो आया प्लान। और अब तो खैर उससे तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चों का ऑनलाइन शिक्षा की तरफ उन क्लासों से बहुत झुकाव हुआ, क्योंकि वो एक क्लास कंप्लीट सब्जेक्ट का एक बार में बहुत अच्छे से रिवीजन करा देती। जी सर।
उससे बहुत अच्छे रिजल्ट बनते हैं। आप जब वाईफाई स्टडी छोड़ के आए थे तो आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आप रो रहे थे और फिर उसके बाद आपने एग्ज़ाम पर खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है। कभी पीछे आप जब मुड़ के देखते हैं तो आपको वो घटनाएं कैसी लगती हैं, कैसी अपील करती हैं? वो सर सब परिस्थिति के अनुसार था, क्योंकि आप जहाँ पे बहुत, जब आप यंग होते हो ना, फर्स्ट टाइम जिसके लिए आप मेहनत करते हो, उतनी मेहनत आप दोबारा कभी नहीं करते। ये पहले प्यार जैसा, एक बार कर लिया ना, वो प्यार दोबारा कर ही नहीं सकता। जी सर, बिल्कुल। ऐसे ही सर, जहाँ मैंने पहली बार काम किया तो मुझे उससे प्यार था, प्यार, मैं इतनी मेहनत आज आपको बताऊँ, जी सर, मैं इस एग्जाम पर के लिए नहीं कर पाया। और मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि क्या वो मेहनत मैं दोबारा नहीं कर सकता। मैं वही तो इंसान हूँ, लेकिन तब और अब में 8 साल का अंतर हो गया 2017 में। जी सर। मैं पागल था सर, दिन रात सुबह शाम, मुझे मेरी ज़िंदगी में सुबह दोपहर शाम समय का कोई महत्व नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ये था, पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, केवल यही महत्व रखता था। जो काम मैंने 3-4 महीने में किया, 5 महीने में किया, 8 साल हो गए, हर दिन ये सोचता हूँ आज मैं वही वाला टाइम टेबल फॉलो करूँगा, लेकिन वो 1-2 दिन होता है, तीसरे दिन नहीं हो पाता। तो क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मेरा पहला, वहाँ से जो हर्ट हुआ, वो हर्ट तो हमेशा रहेगा। तो वो ही आप ऐसा समझिए कि मैं उसे फिर जब पिछले जाके देखता हूँ तो परिस्थितियों का समझता हूँ, कुछ रहा होगा, भगवान कुछ कराना चाहता होगा, तो दोनों तरफ से वो सारी की सारी चीज़ें। तो अब उसको भी फिर मुझे याद नहीं रहता, मैं जाने दो, जो हुआ हुआ। अब जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाना है। सर, कोरोना के बाद में एडटेक का एक बबल बना था बहुत बड़ा, बहुत सारी कोचिंग आई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, हज़ारों हज़ार बच्चे आए, लेकिन अब वो जो बबल है वो फट रहा है लगातार। तो आप, चूँकि आपको पता है कि आगे भी कैसे समय आने वाला है, तो आप इसमें खुद को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए, इसमें 2 चीज़ है। जी सर। अगर आप इसमें फंडेड है, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी आई, उसने क्या सोचा कि 100, 200, 500, 1000 कोर्स, 1000 रुपये की फीस पे जी, मैं 10-10 लाख एक एक बंदे पे 15 लाख खर्च कर दूंगी। उसने मार्केट से लगभग 5-6 हज़ार करोड़ रुपए, उसने 7-8 हज़ार करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। जी, मार्केट को खिला दिया पूरा। जो जिसकी की वैल्यू 50,000 रुपये की थी, उसको 50 लाख दिए। जब आप ये सब करते हैं ना, तो आप बर्बाद तो होंगे। मैं भी इसका खर्चे को ओवर करके देख चुका, बर्बाद ही हुआ, कुछ नहीं मिला। खर्चे को सीमित रखो, आकांक्षाओं को सीमित रखो, सीमित चीज़ों को चलाओ तो बहुत अच्छे से चलेगा, फोकस होकर। लेकिन अगर आप टीचिंग में सचिन तेंदुलकर को ले आओगे फालतू में, जिसका कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब आप बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं। खर्चे को आप बढ़ा रहे हैं फालतू में। क्यों बढ़ा रहे हैं? वो भगवान मालिक है। जो कमाई है उसके अनुपात में खर्चे रखोगे ना। तो सर ये बड़ी कंपनियों ने बर्बाद किया कि एडटेक का ये बर्बाद, वरना आप बहुत फोकस होके चलाएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो क्यों कोई चीज़ खराब होंगी। तो मेरे तो बहुत फ्यूचर में प्लान है अलग अलग इसी में, कि मैं थोड़ा और स्ट्रेंथ हूँगा तो मैं बच्चों को और अलग अलग मदद करूँगा। तो मुझे इसमें ये भी नहीं कि भी मैं ताजमहल खड़ा कर लूँ, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गड्ढे में ही चला जाऊँ। नेक टू नेक अपना चलते रहेंगे, अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी चलती रहेगी। तो सर आपने भी तो 4 लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। जी, तो सर आपने भी तो एक समय पर लगभग 600 के आसपास 1,000 लोगों की टीम थी। 1,000 लोगों की 1,000 प्लस, 1,000 तो मतलब थे ही थे, 1,000 प्लस 1100-1200। तो वही ना, ओवरऑल खर्चा कर लोगे आप, फालतू में बढ़ाओगे, आदमी काम नहीं कर रहा, सैलरी जा रही है, खर्चा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस होगी। फिर आपको एक दिन रियलाइज होगा, तब तक वो पाप का घड़ा भर चुका होगा, फिर वो फूटेगा, फिर उसको संभालने में कई साल लगेंगे। तो सबके साथ ऐसा है, पर जिनको जो पैसे वाले, बहुत पैसे वाले, उनके पास तो पैसा होता है तो वो संभाल लेते हैं। हम जैसों को समस्या आती है, फिर वही है कि हम लोग और मेहनत कर देते हैं, संभालते हैं उसको। नहीं हाँ, कुछ टीचर भी आप पे आरोप लगाते हैं आज भी एग्ज़ाम छोड़ने के 2-3 साल बाद भी, कि सर ने अभी हमारी सैलरी नहीं दी, सैलरी खा गए। झूठ बोलते हैं सर। एक बार बोलो आओ, एक बार चेक तो करें। वो इकलौता ऐसा मार्केट का इंसान हूँ मैं, किसी का 1 रुपया भी बसा हुआ ना जी, चेक दे देता हूँ एडवांस में। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 चेक आगे पीछे हो गए, पूरा भुगतान। मैंने इस मार्केट से अभी अमाउंट बता दूंगा ना तो आप घबरा जाएंगे, वो कहेंगे इतना बड़ा अमाउंट। सर 1 रुपया नहीं रखता मैं अपने ऊपर, सर मतलब मेरा दिमाग ही खराब रहता है जी। अपने खर्चे बिल्कुल जीरो करके। ये शर्ट जो आप पहनी है ना, ये 2 साल बाद नई शर्ट ली थी, 2 साल शर्ट ही नहीं ली, कि जब तक जिसका है चुका नहीं दूंगा, अपने पे खर्चा नहीं करूँगा। उनमें से हूँ, और मैं उनमें से हूँ कि जो 8,000 का मेरे पास आया उसको 2-2 लाख तक की सैलरी तक भी लेकर गया, वो नहीं बताएगा कोई इंसान। आप मेरे पास 48 महीने काम किए, 45 महीने का आपका पेमेंट है, 2 लाख रुपए के हिसाब से 3 महीने का पेमेंट कितना? 6 लाख। जनता को तो बहुत लगेगा, लेकिन वो है कितने महीने का? 3 महीने का। 45 महीने गुणा 2 नहीं बताएगा,
कि 90 लाख रुपए का पेमेंट उठा सका एक बंदा। तो ये दुनिया है सर, ये मैंने क्या कहा, यहीं चला रहा हूँ ना, परसों सबके सामने था ना, हजारों टीचरों के सामने जी। पैसा होता ना गला पकड़ देता है इंसान। तो मैंने बहुत बुरा समय भी देखा है, था वो समय भी और ये समय भी है। अब मैंने वही कहा कि जो जाता हूँ 6 महीने बाद फिर वापस आने का कहता है, कुछ तो होगा ना। जी बिल्कुल। एक बार जो मेरे साथ काम कर लेता है, सपनों में आता हूँ मैं उसके, सपनों में रोज आऊँगा। ये सच है सर। उसको अगर कोई सोना भी दे देगा ना, वो सोना याद, रोज आऊँगा मैं उसके सपनों में, गुरुजी हमारे गुरुजी। इतनी फ्रीडम देता हूँ, इतना साथ देता हूँ और मार्केट का नंबर 1 बनाता हूँ। जो आज यहाँ से जाके कहीं भी नहीं होंगे ना, नंबर 100 पे भी नहीं होंगे, उससे पूछना जब तो नंबर 1 था कैसा महसूस होता था। तभी तो कहता हूँ नंबर 1 एक बार किसी को बना दिया और वो फिर नंबर 100 पे भी नहीं, तो उसको याद नहीं आऊँगा मैं। तो यही जीवन है। तो सर इसका मतलब है आप दावा कर रहे हैं कि अभी जो, क्योंकि चूंकि ये मुद्दा बहुत गर्म रहा है टीचरों के द्वारा, टीचरों की सैलरी का, तो अभी आपका है कि ये सब सर इतना होता तो मैं कंपनी कैसे चला रहा होता। जी सर। ये तो मतलब कैसे चला रहा होता सब कुछ, छाते ठोक के। हर चीज़ होती है, उसका एक वो होता है, प्रोग्राम होता है, उसका एक कार्यक्रम होता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। तो सर आपने एक बार कहा था कि मैं अगर टीचर ना होता, कुछ भी करता, तो भी इतना ही फेमस होता। आप इंस्टा पर अच्छी अच्छी रील भी बनाते हैं। तो सर एक हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों की तरफ से, सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आप मेंटेन करते हैं सर? सर देखिए, आप मध्यम वर्गीय परिवार से हो जी सर। तो एक ही चीज़ बची, कॉन्फिडेंस, उससे रहो, आत्मविश्वास, इतना भी नहीं ओवर भी नहीं। पर ये कि मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में रहूँगा, मेहनत तो करूँगा ना। मेहनत ही तो है, कोई भी फील्ड है जी सर, मेहनत है। आप मेहनत कीजिए, आपको सब कुछ अपने आप मिलेगा। मेहनत कीजिए। तो मैं ये कॉन्फिडेंस जो है ये मेरे अंदर की मेहनत से आता है कि मैं मेहनती व्यक्ति हूँ, मैं आलसी व्यक्ति नहीं हूँ। तो इसलिए मैं जहाँ रहूँगा मैं मेहनत करूँगा, मेहनत करूँगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मेहनत का। एक दिन मिले, 2 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आता है। एक और सवाल है जो अधिकतर कमेंट बॉक्स में भी रहता है सर, सलमान खान राहुल गांधी की तरह आपकी भी शादी की बड़ी चर्चा रहती है, कई बार बच्चे भी इस प्रश्न को खूब उठाते हैं। तो सर आप ही से जानना चाहते हैं कि आखिर आप शादी कब करने वाले हैं? सर जिस दिन मैं अपने ऊपर का कर्जा खत्म कर लूँगा ना जी, उस दिन करूँगा। एक एक खत्म, बिल्कुल जीरो कर दूंगा, जल्दी निपटा दूंगा। उस दिन जबरदस्त तगड़ा डांस करूंगा, लेट लेट के अनाउंस भी कर दूंगा शादी की तारीख भी उसी दिन, बहुत जल्दी। तो कुछ डेट दे सकते हैं? अरे सर कर्जा, अब वो तो कब मेहनत चल रही है, मेरी मेहनत और मेरी किस्मत में एक लड़ाई चल रही है। कभी मेहनत आगे हो जाती है, किस्मत पीछे हो जाती है। जिस दिन मेरी मेहनत के बराबर किस्मत आ गई जी, जिस दिन मेरी मेहनत के बराबर किस्मत आ गई जी, रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं उस दिन उसी दिन अनाउंस कर दूंगा। अब तो छोटे भाई की भी शादी हो गई है आपकी, घर वालों की अपनी होता तो उनको अब हो गया, उसका उनका खुशी हुई पूरी। अब मुझे थोड़ा सुकून मिल गया। आपके जीवन का दर्शन क्या है? चूंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं तो इसलिए हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सवाल। जीवन दर्शन क्या है आपके? जीवन दर्शन है सर मेरा जो ईमानदारी का, ज़्यादा दिखावा मत करो, जैसे हो रहो। ज़्यादा दिखावा करोगे फंसोगे एक दिन। दूसरा, मत तो किसी को फालतू में परेशान करो, परिस्थिति परेशान करवा रही है तो पता नहीं, अपने आप से मत जानबूझ के टंगड़ी मत उड़ाओ, फालतू में परेशान मत करो और अपना काम करो, मेहनत जो आपके हाथ में। तो किसी को परेशान मत करो, किसी को दुख मत दो, अपनी तरफ से अपनी मेहनत करो। इसी उस पर चलता हूँ मैं, जीवन दर्शन पर। ना किसी को दुख देता फालतू में, परिस्थिति में ही कुछ दुख हो गया तो मेरे ना चाहते हुए भी देना पड़ रहा है या ना चाहते हुए मेरी तरफ से चला गया तो मैं नहीं कह सकता। मेहनत में अपनी जो आपको जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, उसमें पीछे मत हटो, बस मस्त काम करते रहो। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है सर आपका? कोई है भी, या फिर इसको जीवन की एक प्रक्रिया मानते हैं कि जीवन में प्रक्रिया के साथ गोल बनते हैं, खत्म होते हैं? सर देखिए, एक प्रक्रिया के साथ गोल बनते खत्म होते हैं, लेकिन एक आपको ये ध्येय है अंतिम की। तो मैं सर शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जिनके पास फीस जीरो, कुछ नहीं, मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ यहाँ से कि उनको पढ़ने की कोई समस्या ना आए। अगर वो कहीं वो कोई ये सोचे, बहुत गरीब परिवार का बच्चा, कि यार मुझे पढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो मैं मतलब उसको ये ना सोचे कि सरकार से स्कॉलरशिप मांगूंगा, उसके दरवाजे पे जाऊंगा, उसके दरवाजे पे जाऊंगा। मेरे पास आ जाए और मुझे बता दे मुझे पढ़ना है और मेहनत करनी है और पैसे नहीं है, मैं कौन, जाओ वहाँ पढ़ो, ऐसे ऐसे ये करो जो तुम्हें करना है। ये कुछ है जिनकी तरफ मैं करना चाहता हूँ। शिक्षा के द्वारा बदलाव लाना ही एक अहम उद्देश्य है, इसी को लेकर चल रहा है। आपका ध्येय भाग भी है आपकी कोचिंग का, कलम से क्रांति। हाँ, बदलाव कलम से, पढ़ा कर, लिखा कर, शिक्षा देकर।
अभी रामलीला मैदान में यही वाक्य बहुत ज़्यादा ज़ोरों से गूंज रहा था, कलम से क्रांति लाएंगे हम। तो आपका ध्येय वाक्य भी सर बहुत अच्छा है। सर एक अगला क्वेश्चन है हमारा, कामयाबी को आप कैसे आंकते हैं? चूँकि आप एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आपने कई 100 करोड़ों तक का शायद बिजनेस किया है आपकी कंपनी में, ऐसा कुछ हमने देखा है डेटा। तो 101 करोड़ के आसपास का आपका कंपनी का वैल्यू कुछ हमने सुना है, तो आप इसके बारे में। वो तो पुराने ज़माने की बात, अब तो और बढ़ गई होगी भगवान की कृपा से। वो तो बुरे समय की बात है, अब तो थोड़ा थोड़ा अच्छा समय भी आएगा। पर कहने का अर्थ है कि वो तो देखिए वो वैल्यू होती है, वो कोई हाथ में नहीं होता है। ये मत समझना हाथ में इतना है, हाथ में तो इतना माइनस है। वो वैल्यू होती है, जैसे एक वैल्यू होती है ना कि आपके घर की एक वैल्यू है भाई 40 लाख रुपए, भी थोड़ा घर बेच दोगे या घर को बेच के आप आदमी करेगा। तो कामयाबी का कोई मुकाम नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा कि ना मुकाम हासिल करना है, जो कर रहे हो पूरी ईमानदारी से, जब तक जान है पूरी उससे तन्मयता से करते रहो। उसे जो आ रहा है उसे इंजॉय करो। मैं आज पूरा खत्म कर दूंगा तब इंजॉय करूंगा, तो फिर उस समय आएगा वो कामयाबी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। पैसे की भूख कभी मटेगी नहीं। एक कमा रहे हो, कल को 100 का सोचोगे। जो है जितना है प्रसन्न रहो, खर्चे सीमित रखो, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध अपव्यय मत करो। गलत तरीके की जो खर्चे होते हैं, सेविंग भी करो, बढ़िया तरीके से चलो, मन में ज़्यादा दुष्टता पाप के लिए बिना बढ़िया चलो। यही कामयाबी मेरी नज़र में। तो इतना झेलने के बाद इसके अलावा मुझे लगता कामयाबी कुछ है। और जब कामयाब होगे अकेले पाओगे, उसके लिए तैयार रहो, कोई साथ नहीं होगा। मतलब क्योंकि सबको तुम समय नहीं दे पाए होगे तब तक, जब कामयाबी के चक्कर में। तो हमारे केस में क्या होता है, मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे होते हैं सर, एक पीढ़ी को खपना पड़ता है, एक पीढ़ी अपना पूरी जी जान लगाती है। हमारे जो बच्चे होंगे सेकंड पीढ़ी वो आनंद लेगी, ऐसे हुआ। भगवान पर भरोसा करते हैं? अरे सर बहुत ज़्यादा। मैं तो भगवान पे, मैं तो साक्षात कभी कभी महसूस किया है, हमेशा बोर्ड पे तो मैंने एक अद्भुत शक्ति महसूस की है, जो मैं 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खड़ा रहता हूँ। मैं ठोक के कह देता हूँ, लिख देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ये आएगा। कहने का अर्थ क्या, ये सब क्या है, ये सब उसके बिना संभव नहीं है। ये हो सकता है मेरे अंदर की आत्मा ईमानदारी को लेकर माँ मुझ पर वो आशीर्वाद देती हूँ, आता है पेपर में पढ़ाया हुआ। तो मैं अक्सर महसूस करता हूँ, कई बार तो मेरे साथ ऐसे वाक़ये हुए हैं कि मेरा सब कुछ फेल है बिल्कुल, मतलब आज ये अंत ऐसे अब ख़त्म है, सब शून्य, मतलब सब अंधेरा दिख रहा है सब कुछ, और कहीं से कोई उम्मीद नहीं, एकदम ऐसी जहाँ से कतई कोई उम्मीद ही नहीं आ रही, कोई छोटा सा दिया भी नहीं जल रहा उम्मीद का। वहाँ से अचानक इतनी बड़ी रोशनी आती है और वो सब समाधान मिल जाते हैं समस्याओं के, हर चीज़ का, और वहाँ से निकाल के ले जाते हैं वो। तो मैं सोचता हूँ वो मेरा टेस्ट था, वो अंतिम समय तक मेरा टेस्ट लेना चाह रहा था, वो बड़ी जिम्मेदारी को देना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ। इसलिए उन्होंने पड़ाव बना रखे हैं, एक पड़ाव से निकालते हैं, उस टेस्ट में मैं पास होता हूँ, अगले पड़ाव पे ले जाते हैं। मेरा धैर्य, मेरा अनुशासन जवाब दे जाता है, वो मुझे उस पड़ाव पर ही रहने देते हैं, नीचे ले आते हैं। फिर मुझे देखते हैं कि हाँ कुछ विकसित हुआ, फिर अगले पड़ाव पर। गेम होता है, भगवान भी मुझे लगता है सिचुएशन के साथ एक गेम ही है। गेम में लेवल होते हैं, अलग अलग आप कठिनाइयाँ पार करते जाते हैं। ऐसे भगवान जीवन में जो तरक्की देते हैं, तो वो कठिनाइयों का स्तर है, ये जो है कुछ है। मैं एक पड़ाव पार करता हूँ, मुझे हर बार वो नए पड़ाव की ओर ले चलते हैं, और अगर मैं नहीं मेहनत करता उतनी तो मुझे उसी पड़ाव पर रहने देते हैं, या उस पड़ाव से एक नीचे डिमोट कर देते हैं। तो मेहनत करता हूँ तो मुझे प्रमोट करते हैं, मेहनत नहीं करता हूँ तो मुझे, लेकिन ये निश्चित है कि वो बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं मुझे। नहीं तो जितना मैंने झेला है, जितना मैंने झेला है, पूरी मार्केट में किसी ने नहीं झेला होगा जितना मैंने सहा है, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके का। 4 फिल्म बन सकती है 4 वॉल्यूम में, कि इतना कोई कैसे सह सकता है। इतना मध्यम परिवार का लड़का, ना कोई इतनी कुछ है, पतला सा, ना कुछ जान ना जहान, कैसे क्या दिमाग, लोहे का कुछ असर ही नहीं पड़ता। पर वो मैं जानता हूँ ना कि मैंने कितना झेला, क्या मेरे अंदर ज्वाला जलती है, तो वो उसके बिना संभव ही नहीं, उसके आशीर्वाद के बिना। तो मैं तो उसको हमेशा साथ महसूस करता हूँ। हाँ, जब मैं कुछ पाप किया, कुछ भी, मैंने उसको अलग जाते हुए महसूस किया, माफ़ी मांग के फिर अपना आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आपने ईश्वरीय रोशनी की बात की है कि 2022 में आपके यहाँ पर अपग्रेड आया सर, तो उस अपग्रेड को आप एग्जाम्पल के लिए रोशनी मानते थे? क्योंकि आपका बाद में डील कैंसिल हो गई, लेकिन पहले डील हुई थी आपकी, तो उसको रोशनी मानते हैं क्या सर? नहीं, मैं उससे रोशनी नहीं मानता, क्योंकि मेरी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह वही थी, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा लोड इकट्ठा हो गया। अगर वो, क्योंकि आप जब खर्चे को उसी के हिसाब में, प्रपोर्शन में बढ़ा लेते हो ना, तो वो
लेकिन उसके जाने के बाद जो सिचुएशन 2 साल वो मैंने झेली, वो मेरा टेस्ट था। उस टेस्ट को मैंने झेला, हर चीज़ को, जो आपने बीच में चीज़ें बोली वो उसी की देन थी, और फिर मैं उस टेस्ट से पास हुआ। तो मैं तो बस ये सोचता हूँ कि वो भी एक सिचुएशन थी, वो भी एक सिचुएशन देकर टेस्ट ही था कि भाई किस प्रकार से मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। अंतिम सवाल है हमारा, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को, और ख़ासकर यूपीएसआई, चूँकि आपका ये मेन डोमेन है, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सर उनको एक सलाह देना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो आपकी अभी जो तैयारी का समय से महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जीवन में कोई समय नहीं आएगा। आपके जीवन के पूरे जीवन को अब का समय डिसाइड करेंगे, 3, 4, 5 महीने डिसाइड करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा। तो जहाँ आपके 30-35 साल भविष्य के, 40 साल, 45 साल, 50 साल, इन 4 महीनों पे डिपेंड हो। आपको पता हो कि 4 महीने हैं जो मुझे 45 साल डिसाइड करेंगे, तो आपके पास समझ में आएगा पढ़ाई के अलावा कोई और बढ़िया टाइम टेबल बनाओ, थ्योरी का अच्छा कंटेंट, बढ़िया रिवीजन का, और पूरी जी जान झोंक दो पागलों की तरह, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इस मकसद से लगे कि यार 45 साल 4 महीने कितना प्रोपोर्शन है, या 4 महीने मेहनत कर लोगे, 45 साल आनंद लोगे। अगर 30 साल में भी होगे तो 70-75 की तो एवरेज एज होती है, तो 45 साल आनंद लोगे। आज ये 4 महीने आपने मौज में बता दिए, इधर उधर की वीडियो में, इधर उधर के रील्स में, इन सब में, तो वो 45 साल जो जीवन के होंगे भविष्य के, वो बहुत दर्दनाक कष्टमयी होंगे, और हमेशा ये दर्द रहेगा कि क्या समय उस 4 महीनों को अपनों को बेस्ट बना लेता। इतना सा संदेश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे बच्चों को गाइड किया, और आपने इस न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में अपनी बातें रखी और अपनी चीज़ें बताईं, एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में बात की। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन रात तरक्की करे, आप सभी लोग बढ़िया कामयाब हासिल करें। शुक्रिया सर। थैंक यू।